तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? मजा में? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास, जो कि फिजिक्स की टॉपिक है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी रिजिड बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से बनता है। उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स पे डिफरेंट टाइप्स के फोर्स भी लगते हैं। हर एक पार्टिकल पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगते हैं और वो सिस्टम पूरा मूव करता है उस फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं? तो सेंटर ऑफ मास पढ़ने का यही मकसद है कि हर एक सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट होता है जी, जो कि अगर उसी पॉइंट पे हम लोग फोकस करें और उसी पॉइंट पे सारा लगेगा कि फोर्स लगा दे, सेम फोर्स जो कि डिफरेंट पार्टिकल्स पे लग रहे हैं, तो लगेगा कि वही पार्टिकल मूव कर रहा है, वही पार्टिकल पूरे सिस्टम को मूव कर रहा है। मतलब कि हमारा सारा जो पार्टिकल्स है उसका मास एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट रहता है, वही सेंटर ऑफ मास कहते हैं, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे मान लीजिए ये है, बहुत सारे पार्टिकल्स है इसमें। ठीक है। अलग अलग कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो सबका अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा, सबका अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। सारे पार्टिकल्स के अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम लोग एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जो कि सारे पार्टिकल्स का मास उस पॉइंट पे कंसंट्रेट रहता है, सारे पार्टिकल का मास उस पॉइंट पे कंसंट्रेट रहता है, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग। ऐसे तो दिख ही रहा है कि सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, तो सब अलग अलग पोजीशन पे है, तो एक जगह कैसे कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन हम लोग पार्टिकल पूरे सिस्टम के मोशन के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, पूरे सिस्टम के मोशन के लिए सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का पार्टिकल वाला ज़्यादा हम लोगों को फैमिलियर होता है, पार्टिकल वाले ज़्यादा क्वेश्चन फैमिलियर होते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट लोग सेंटर ऑफ मास निकाल डाले कि सेंटर ऑफ मास अगर मूव करेगा उसी हिसाब से हमारा पूरा सिस्टम मूव करेगा। ठीक है। तो चलिए, सेंटर ऑफ मास बेसिकली इसको निकालने का क्या तरीका होता है, फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं कोई भी सिस्टम में। ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x, y, इसका भी x1, y1 कर दीजिए, x2, y2 कर दीजिए, ऐसे x3, y3 कर दीजिए, x4, y4, x5, y5 ऐसे कर दीजिए। तो सेंटर ऑफ मास हम लोगों का निकालना, बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कोऑर्डिनेट बताएगा। कोऑर्डिनेट ही तो बताएगा कि कहाँ वो मास है एक्चुअली। तो उसमें अगर 2D है तो 2 कोऑर्डिनेट बताएगा x y, 3D है तो 3 कोऑर्डिनेट x y z बताएगा। ठीक है। तो हम लोग पहले 2D को देखते हैं, फिर उसको एलोबरेट कर लेंगे 3D में। ठीक है। तो देखिए, तो एक सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला डेरिवेशन भी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो वो जरूरत नहीं है। तो एक सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो देखिए इस पार्टिकल का मास मान लीजिए m1, m2, m3 ले लीजिए, ऐसे ऐसे m4, m5 कर दीजिए। तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डैश 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 ऐसे ही जाएगा बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे ही जाएगा। ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ m1 mi xi बाई समेशन ऑफ mi। समेशन का क्या काम होता है, डिस्क्रीट वैल्यू के लिए बेसिकली मैंने लिखा है कि सब पार्टिकल देखिए अलग अलग है, तो उसके लिए मैंने समेशन लगा दिया, सबको अलग अलग जोड़ के लिखे हैं हम लोग। ये कंटिन्यूअस के लिए नहीं है, जैसे रॉड का प्रॉब्लम होता है तो रॉड में मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। फिलहाल ये डिस्क्रीट के लिए देख लिया जाए, अलग अलग मासेस रहेंगे, अलग अलग पार्टिकल्स रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। ऐसा फॉर्मूला, n पार्टिकल्स रहेंगे n तक कैसे जाएगा, बेसिकली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये बस समेशन है i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n तक। ये आप लोगों को पता होगा, मैथ का बहुत ही कॉमन ऑपरेटर है, साइन है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक सेंटर ऑफ मास लिख दिए, y सेंटर ऑफ मास ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, m1 y1 प्लस m2 y2
प्लस m3 y3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही जितने पार्टिकल होंगे उतने तक जाएंगे, बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही जाएंगे। इसको भी हम लोग सेम वो नोटेशन में लिख देंगे अगर, तो समेशन mi yi अपॉन समेशन mi। ये समेशन mi क्या होगा बाबू, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम के बराबर ही होगा। इसको अगर मान लीजिए टोटल मास ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है कि m है, तो इसको हम लोग m लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन mi सब पार्टिकल्स के मास है और सब पार्टिकल के मास टोटल मास के बराबर होगा, जो कि सिस्टम का मास होगा। अगर दिया होगा m है टोटल सिस्टम का मास, तो m हो जाएगा। ये y सेंटर ऑफ मास लिख दिए। और वैसे ही हम लोग z सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए वो स्पेस में रहता है, यहाँ पे हवा में पार्टिकल्स सब लटके रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो कैसे रहता है, उसका जेड सेंटर ऑफ मास भी हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे, जेड सेंटर ऑफ मास। तो एम आई जेड आई समेशन बाई समेशन एम आई। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश डैश डैश, जितने पार्टिकल्स होंगे उतने पार्टिकल्स। अब इस पे देखिए, अब इस पे सवाल किया जाए। सवाल क्या है बाबू, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, इसमें पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ पे है 2,1 और एक यहाँ पे है 3,5, ठीक है। इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg। ये ओरिजिन है। इन्होंने क्या लिखा है, आइडियली ऐसा होता है, आइडियली ऐसा होता है, लेकिन आप तो रोटेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, आप इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, ठीक है। ये सब बोलने का तरीका है, अगर आप गलत लिख दें तो कैसे उसको सुधारें, तो ये सब सीखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक सेंटर ऑफ मास के लिए और वाई सेंटर ऑफ मास के लिए। तो एक सेंटर ऑफ मास देखिए कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं एक सेंटर ऑफ मास m1 x1, m1 1 है, इसको पार्टिकल 1 मान लीजिए, आप 2 मान लीजिए, आपके ऊपर है, जिसको 1 मानना है, जिसको 2 मानना है। मैंने इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो m1 1 kg है इंटू x1 की वैल्यू 2, ठीक है, प्लस m2 2 kg है इंटू x2 की वैल्यू 3 बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब m1 प्लस m2 3। तो ये क्या हो गया बाबू, 2 प्लस 6/3, तो ये बेसिकली 8/3 आ गया, ठीक है। अब कुछ भी यूनिट दिया होगा आपके सवाल में, मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया होगा कुछ, ये जो भी कोऑर्डिनेट जो भी दिया हो सेंटीमीटर, तो हम लोग यूनिट्स लिख देते हैं सिंपल, तो कुछ भी दे सकता है ना वहां पे, ठीक है। तो y सेंटर ऑफ मास सिमिलरली निकालेंगे, m1 y1 की वैल्यू 1 प्लस m2 y2 की वैल्यू 1/2 बाई टोटल मास 3, तो ये 1 प्लस 1 2/3 यूनिट। मतलब कि ये सेंटर ऑफ मास इसके कहीं 8/3, 2/3 पे होगा, उसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 8/3, 2/3 के कोऑर्डिनेट पे होगा xy प्लेन में। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था ये। अब वैसे ही एक और हम लोग सवाल कर सकते हैं, 3 पार्टिकल ले लीजिए, एक पार्टिकल हम लोगों का खुद ओरिजिन पे है जिसका मास है 1 kg, ले लो ना बाबू, सबका मास 1 kg, आइडेंटिकल पार्टिकल है, ठीक है, ओरिजिन पे है,
ठीक, यहाँ पे 1,2 पे है, ठीक है, ये भी 1 kg का है, यहाँ भी 1 kg का है, 2,1 पे है। तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालिए आप लोग। तो अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके निकालिए, नहीं तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। देखिए आप लोग को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकें, क्योंकि ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है करने को, ठीक है। तो देखिए एक सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या होगा बाबू? तो 1 × 1 + 1 × 2, 2 + 1 3 + 1 × 0 0, मतलब 3 टोटल मास 3, तो 1। y सेंटर ऑफ मास 2 × 1 लिखी दो, 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 0। इसका तो कोई मतलब नहीं है, 1 × 0 0 ही होता है, बाई 3। तो 2 + 1 ये हो गया 3, 3/3 1, ठीक है। तो ये हो गया एक सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास। अब देखिए ये सेंटर ऑफ मास जो है ना वो वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है। तो पहले मैं इसको मिटा दूं, वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे? सेम करेंगे हम लोग, सेम सिचुएशन है। वेक्टर का नोटेशन आप लोगों को पता ही होगा, x कैप, y कैप, j कैप में मैं लिखने वाला हूं बेसिकली। जैसे मान लीजिए कोई भी r वेक्टर, उसका कोऑर्डिनेट तो वेक्टरली भी तो दे सकते हैं हम लोग, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग वेक्टरली भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट है 2,1,1 पे, ठीक, तो उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप + j कैप + k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए वेक्टर फॉर्म बड़ा ही आसान रहता है, हम लोगों को अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट वेक्टरली निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोगों का एक मास दिया हुआ है जिसका 1 kg वेट है, और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है बाबू? r1। पोजीशन वेक्टर r1 दिया हुआ है, इसका i कैप + 2j कैप + 3k कैप, ये दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल है 2 kg का, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर 3D में दिया हुआ है, देखिए प्लेनर नहीं है, ये प्लेन में नहीं है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है, 3D स्पेस में। r2 इसको 2i कैप मान लीजिए दिया हुआ है, + 3j कैप + k कैप। तो पूछा है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सेम हम लोग काम करेंगे कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे बाबू, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए अब हम लोग डायरेक्ट r सेंटर ऑफ मास लिख देंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म में ही हम लोग लिख देंगे r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, देखिए सब सीखिएगा, मास इनटू पोजीशन वेक्टर। सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या लगाना चाहता हूँ, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास m1 r1 + m2 r2। बस वहां पे कोऑर्डिनेट था x और y, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, भाई m1 + m2। यही फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। वही अगर ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे तो m3 r3 भी आ जाएगा, m4 r4 भी आ जाएगा, से नीचे भी हो जाएगा m3 + m4। यहाँ पे बेसिकली 2 है तो यही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में बस वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में था, और ये वेक्टर फॉर्म में इसमें x y z सब है, वेक्टर में x y z सब रहता है। तो देखिए m1 1 है, r1 की वैल्यू i कैप + 2j कैप 3k कैप + 2
2i कैप 3j कैप k कैप। ओके रे बच्चा, बहुत ही आसान है। 1+2। अब देखिए वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग को पता होगा, आप लोग 12th में पढ़े होंगे, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी किए होंगे अच्छे से, तो पता होगा कि देखिए आई कैप के साथ आई कैप ही जुड़ता है, जे कैप के साथ जे कैप ही जुड़ता है और के कैप के साथ के कैप ही जुड़ता है। मतलब सिमिलर क्वांटिटी के साथ सिमिलर चीजें ही जुड़ती हैं। आई कैप के साथ जे कैप नहीं जुड़ सकता है। अब वही बात हो गई ना कि टाइम के साथ आप डिस्टेंस भी जोड़ दीजिए, टाइम अलग है डिस्टेंस अलग है, सेम सिचुएशन वेक्टर में भी होता है। ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट रहते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। मैं मैथ्स बता रहा हूँ अभी, वो चल रहा है, जब मैं वेक्टर बताऊंगा तो ये सब डिटेल्स में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू लोग, 3k कैप प्लस 4i कैप 6j कैप 2k कैप बाई 3। देखिए आई कैप के साथ आई कैप जुटेगा, मतलब आई कैप प्लस 4i कैप 5i कैप हो गया, 2j कैप प्लस 6j कैप 8j कैप हो गया, 3k कैप प्लस 2k कैप 6k कैप अपॉन 3। इसको हम लोग लिखना चाहते हैं आर सेंटर ऑफ मास, तो इसको ऐसे लिख देंगे 5/3i कैप 8/3j कैप 6/3k कैप। तो ऐसे करेंगे वेक्टर फॉर्म में। इसमें जेड भी आ जाता, जेड तो है ही, जेड क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में है। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे करते हैं, ये सब ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स थे अलग अलग पोजीशन पे। अब जैसे डिस्क्रीट सिस्टम ये हो गया कोई कंटिन्यूअस सिस्टम। कंटिन्यूअस का मतलब जैसे कि रॉड है, उसमें मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के लॉन्ग, तो उसमें अलग अलग पार्टिकल को मतलब उसके पोजीशन वेक्टर को निकालना बड़ा मुश्किल है, वो कंटिन्यूअस केस में आता है, ठीक है। कंटिन्यूअस केस में आता है, तो उस टाइप का कंटिन्यूअस केस के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं तो वो देख लीजिए, और ये सब आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, इसका लेंथ L है, मास M है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास हम लोगों को निकालना है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, ठीक है। इसका जो विड्थ है वो कम होगा, ठीक है। जो हाइट है, जो कहते हैं मोटापा है, बहुत पतला रॉड है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान सकते हैं हम लोग। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सेंटर ऑफ मास आने लगेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। उस टाइप का भी सवाल हम लोग करेंगे। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बेसिकली इस पॉइंट को, लास्ट वाले एंड को 0 मान लो बाबू, ओरिजिन मान लो, ओरिजिन मान लो। हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, बस केवल समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या था हम लोग का फॉर्मूला कि dm इंटू उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बाय टोटल dm। ये छोटा सा मास है, ठीक है, और उस छोटे से मास का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। आइए इंटीग्रेशन कर रहे हैं dm, ये मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन करना। आप लोगों को मैं मैथ बताया था, तो बताया था कि इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन को दर्शाता है, ये एरिया अंडर कर्व भी दर्शाता है। तो ये dm इसमें देखिए, इसको हम छोटा से एलिमेंट में बांट सकते हैं। इसको सपोज कर लीजिए ये dm होगा, और ये dm ओरिजिन से x दूरी पे होगा, तो इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा ही करके इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे 0 से l तक, क्योंकि देखिए लिमिट हम लोग का यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट l है, l,0 इस पॉइंट का, तो 0 से l हो जाएगा। और dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल मास, बेसिकली छोटे छोटे मास को जोड़ के ये बना होगा, तो टोटल मास हम लोगों का m दिया हुआ है, तो यही किया जाए हम लोगों का, इसमें किया जाइए। देखिए
तो सबसे पहले तो डीएम निकालना जरूरी है इस केस के लिए, ठीक है। यहां से हम लोग एक्स गए, एक्स पे बस केवल थोड़ा सा डीएक्स लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ये एलिमेंट हम लोग का डीएक्स लिए जिसका मास डीएम है, ठीक है। देखिए वही डीएक्स एलिमेंट का मास निकालना जरूरी है। देखिए टोटल मास एम दिया हुआ है रॉड का, तो उसको एल से डिवाइड कर देंगे तो मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। क्या मास पर यूनिट लेंथ इसको कहते हैं, एम बाई एल, ठीक है। तो ये एम बाई एल मास पर यूनिट लेंथ हो गया। अब इसमें हम लोग डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीएम आ जाएगा, और यही डीएम को वहां पे पुट करेंगे। बेसिकली मेन मकसद था हम लोगों का, एक्स पे गए वहां पे थोड़ा सा और आगे चले गए डीएक्स, और पता किए कि वो डीएक्स में कितना मास है, वो डीएक्स में कितना मास है। तो डीएक्स में कितना मास है डीएम, तो एम बाई एल मास पर यूनिट लेंथ इनटू वो डीएक्स एलिमेंट, क्योंकि लेंथ के अलोंग ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो अलग कैसे हम लोग आगे करेंगे। तो अभी लेंथ का बात है, तो एम बाई एल इंटू डीएक्स हो जाएगा, तो डीएम हो गया। इसमें पुट करो डीएम की वैल्यू, एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स, 0 से एल। और नीचे वाला मैंने बताया था कि ये टोटल समेशन होगा मास का, तो मास का टोटल समेशन दिया ही हुआ है, टोटल मास एम दिया हुआ है। देखिए एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, तो उसको कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, इसको भी बाहर रख दीजिए, और ये इंटीग्रेशन कीजिए एक्स डी एक्स, 0 से एल, एम से एम कट गया, 1 बाई एल इज इक्वल्स टू, देखिए इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल, 1 बाई एल हो गया। लिमिट पुट करेंगे तो एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये एल बाई 2 यही हो गया। और हम लोग क्या निकाले हैं, ये सेंटर ऑफ मास ही तो निकाले हैं हम लोग। ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास है, एक सेंटर ऑफ मास है। मैंने शुरू में ही लिखा बता दिया था कि ये y के अलोंग इसका विड्थ नेग्लिजिबल है, केवल x में इसका लेंथ है। तो y सेंटर ऑफ मास भी कुछ आया था, हम लोग को निकालना पड़ता। तो उस टाइप का सवाल हम लोग रेक्टेंगुलर डिस्क में करेंगे, रेक्टेंगुलर टाइप का डिस्क रहेगा तो उसमें भी करेंगे कि y एक्सिस के अलोंग भी है, x एक्सिस के अलोंग भी है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो करेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड इज एल बाई 2। यहां पे मैं लिख देता हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल इज लोकेटेड एट एल बाई 2, मतलब मिड पॉइंट पे वो सेंटर ऑफ मास लोकेट रहेगा, ठीक है। ये बात होगी, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि एग्जाम में आएगा डायरेक्ट आप लोग मार देंगे तुरंत। यूनिवर्सिटीज का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, एग्जाम में आएगा तुरंत मार देंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद ये हो गया। अब मान लीजिए कि सर्कुलर रिंग होगा, अगर सर्कुलर कंप्लीट सर्कुलर रिंग होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये तो सोचने से ही पता चल जाता है। उसका सारा मास लगेगा कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका सारा मास सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड लगेगा हम लोगों को, ठीक है। अब क्या होगा, जो जब हम लोगों का रिंग पूरा ना हो के आधा हो, तो उसके लिए तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे कंप्लीट रिंग के लिए तो सेंटर ऑफ मास उसका क्या बोलते हैं, सेंटर पे हो जाएगा। जैसे कंप्लीट रिंग होगा इस टाइप का सर्कुलर रिंग का मास एम होगा, रेडियस आर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास, एक सेंटर ऑफ मास भी ओरिजिन पे रहेगा, सॉरी ये सेंटर है और सेंटर ओरिजिन पे रहेगा तो ओरिजिन पे हो जाएगा। एक सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे रहेगा और वाई सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे रहेगा। लेकिन क्या होगा अगर ये रिंग इस टाइप का हो जाए, सेमी सर्कुलर रिंग,
ठीक है, इसका मास m हो और रेडियस r हो। तो इसका सेंटर ऑफ मास देखिए, एक सेंटर ऑफ मास तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है तो ओरिजिन पे ही रह जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन। बट व्हाट अबाउट वाई सेंटर ऑफ मास? तो वाई सेंटर ऑफ मास के लिए बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए इस टाइप का सवाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी सीखना आप लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जो टेक्निक है वो 12th में भी काम आता है, मतलब 12th वाले चैप्टर में भी काम आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काम आता है, फोर्स निकालने में काम आता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस रिंग को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए बढ़िया से। यहाँ पे ओरिजिन मान लो, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं। इस वाले का पेरीमीटर क्या है, पाई आर, 2 पाई आर कंप्लीट का होता है, पाई आर आधे का होगा, पाई इंटू आर, कैपिटल आर लिए हैं। देखिए यहां से हम लोग थीटा लेते हैं, थीटा एंगल पे कोई बेसिकली हम लोग इसमें एलिमेंट लेना चाहते हैं। जैसे रॉड वाले केस में हम लोगों ने डीएक्स एलिमेंट लिया था, उसका डीएम मास निकाला था। सेम सिचुएशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, थीटा ले लिए। अब थीटा को थोड़ा सा बढ़ाएं, ये हो गया डी थीटा ले लिए। ये थीटा को थोड़ा सा बढ़ाएं तो डी थीटा हो गया। तो ये वाला लेंथ क्या होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं। ये वाला लेंथ होगा आर इंटू, ये आर है, रेडियस दिया हुआ है, आर इंटू डी थीटा। ये आर इंटू डी थीटा कैसे होता है बाबू, बेसिकली ये आर्क होता है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बेसिकली होता है जैसे आर्क बाई आर इज इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। यही होता है ट्रिग्नोमेट्री। आर्क ये लेंथ है, मतलब एल, ठीक है। आर्क बाई आर वही थीटा के बराबर होता है। तो आर्क लेंथ हम लोग पता करना है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो आर इंटू थीटा हो जाएगा। हम लोग ये डी थीटा लिए हैं तो ये डी थीटा हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। तो ये होता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ख्याल रखिएगा, बहुत सारे सवाल में यूज होते हैं। अब देखिए, अब हम लोग मास पर यूनिट लेंथ निकाल देते हैं। मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, टोटल मास हम लोग का दिया हुआ है m, टोटल मास m दिया हुआ है, और पूरे लेंथ में, पूरे ये लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरा लेंथ क्या है हम लोग का, पाई आर है। तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया ये, इनटू ये वाला, इसका हम लोग बेसिकली डीएम निकाल रहे हैं ना, डीएम निकाल रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ लिख दिए, इनटू ये वाला लेंथ लिख देंगे आर डी थीटा, ये चीज लिख दिया हमने। तो ये बातें हो गई, तो डीएम निकल गया हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए, अब इसी डीएम का यूज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वाई सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेशन फिर यूज होगा क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। एम बाई पाई आर इंटू डी थीटा, यहाँ पे आर भी था। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बेसिकली ये क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट का, इस वाले मास का। देखिए ये थीटा लिया था हम लोगों ने, आप लोगों को पता होगा इसको रिजॉल्व करना। तो इसका कंपोनेंट होता है आर, इधर वाला cos थीटा एक्स कंपोनेंट, और आर साइन थीटा। बेसिकली ये वाला लेंथ निकालेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर खींच के ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे तो आर cos थीटा आर साइन थीटा आता है। तो लोग वाई सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, एक सेंटर ऑफ मास वैसे ही निकलेगा, जीरो आएगा। पहले ही मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया था कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स एक्सिस के अलावा जैसा इधर है वैसा इधर है, लेकिन वाई के अलावा ये वाला पोर्शन गायब है, इस वजह से वाई निकल रहा है। तो ये आर मैंने लिखा है आर साइन थीटा बाई, ये हो गया मास।
बी एम, एम बाई आर से आर गया, पाई पाई आर बेसिकली साइन थीटा। ये देखिए 0 से पाई चलेगा ना, ये 0 से पाई, ये एंगल है 0 से पाई, ठीक है। लिमिट आप लोग को लिखने आता होगा, इतना तो छोटा छोटा लिमिट। और ये टोटल इंटीग्रेशन मास हो जाएगा, तो ये मास मास कैंसिल हो जाएगा, आर बाई पाई कॉस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। इसको इसकी वैल्यू रखेंगे तो बेसिकली आ जाएगा 2r बाई पाई, मतलब y सेंटर ऑफ मास आ गया 2r बाई पाई पे। तो इसको भी ख्याल रखेंगे कि सेमी सर्कुलर रिंग का y सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो 2r बाई पाई, यहाँ से 2r बाई पाई की दूरी पे सेंटर ऑफ मास इसका होगा, ठीक है। तो इसका यूज आएगा, ये सब याद रखिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, तो इसका यूज भी आएगा बहुत जगह। तो आज बस इतना ही रखा जाए। वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।